फिर से स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने इसकी पूर्व की तासिका में हिंदी नाटक साहित्य के उद्भव और विकास पर चर्चा करते करते हमने भारतेंदु युग में किस प्रकार नाटक का उद्भव हुआ, विकास हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी नाटक के इतिहास में स्वयं के अनुदित और मौलिक नाटकों से जो योगदान किया है इस पर चर्चा की। और भारतेंदु युगीन कुछ महत्वपूर्ण नाटककारों पर भी हमने चर्चा की, जैसे लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जीपी श्रीवास्तव। इसके उपरांत हम हिंदी साहित्य नाटक साहित्य के दूसरे युग की ओर जाते हैं, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है प्रसाद युग। भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक साहित्य की साहित्यिक भूमिका जो प्रदान की थी उसको कालांतर में जयशंकर प्रसाद जी ने अधिक पल्लवित किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का आगमन वस्तुतः युगांतर प्रस्तुत करता है, या उनके नाम से नया युग बना दिया गया है। प्रसाद जी के समय तक हिंदी रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था, फलतः वे ऐसे नाटकों की रचना में अधिक प्रवृत्त हुए जो नाटक रंगमंच के स्थान पर पाठ्य नाटक ज्यादा हैं, मतलब जो पुस्तकाकार में पढ़े गए ज्यादा नाटक हैं, अभिनयता उसमें थोड़ी कम है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार प्रसाद जी की यह कठिनाई थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उसके अनुरूप उस समय का रंगमंच नहीं था, या उसके अनुरूप हिंदी में कोई रंगमंच नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि पर ही उन्होंने अपने नाटक लिखे। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट होने पर भी अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हो पाए। जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारत के अतीत का गौरव, भूतकाल का गौरव के चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय भावना भी उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। वे स्वयं अपने एक नाटक विशाख की भूमिका में लिखते हैं, मेरी इच्छा भारतीय साहित्य के इतिहास के अप्रकाशित अंश से उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यानी प्रसाद जी का मूल उद्देश्य भारत के इतिहास के उन अंशों पर प्रकाश डालना था नाटकों के माध्यम से जो सामान्य लोगों को शायद पता न हो, परंतु वो हमारे अतीत के गौरव थे। प्रसाद जी ने कुल मिलाकर के ऐतिहासिक नाटकों की ही ज्यादा रचना की है, जैसे विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मजय का नागयज्ञ इत्यादि। इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये नाटक विशेष महत्वपूर्ण है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट का वर्तमान का चित्रण किया है, अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है तथा इतिहास एवं कल्पना का सुंदर समन्वय करके उसमें सफलता पाई है। ध्रुवस्वामिनी यह प्रसाद जी का ऐतिहासिक होते हुए भी नारी समस्या प्रधान नाटक है, जिसमें तलाक या पुनर्विवाह
या विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या पर बड़े कौशल के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथावस्तु को ऐतिहासिक स्रोतों तथा अन्य विवरणों के साथ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया है। उन्होंने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता से के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हुए हैं। उनके नारी पात्र आदर्श भारतीय रमणी का रूप प्रस्तुत करते हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उनमें भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलन समन्वय हुआ है। एक ओर तो उनमें कथावस्तु, रीति योजना, रस योजना, उदात्त नायक, विदूषक आदि भारतीय नाट्य कला से लिए गए हैं, तो दूसरी ओर कार्य व्यापार, अंतर्द्वंद्व, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व पाश्चात्य नाट्य कला से लिए गए हैं। प्रसाद के नाटक न तो सुखांत है और न ही दुखांत है, इसलिए उन्हें एक अन्य नाम दिया जाता है, प्रसादांत। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त अपने मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करके भी स्वयं मगध का राजा नहीं हो सकता। वह अपने छोटे भाई पुरुगुप्त को राजा बनाता है और वह अपनी प्रेयसी देवसेना को भी विवाह कर नहीं सकता। वह आजीवन कौमार्य व्रत धारण कर लेता है और स्वयं देवसेना भी उसके साथ विवाह को ठुकरा देती और कहती है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से भी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत दोषपूर्ण है। विस्तृत एवं विशृंखलित कथानक, दृश्यों की अधिकता, बहुलता, लंबे लंबे स्वगत कथनों और दार्शनिक उक्तियों तथा संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनयता में बाधक है, परंतु उनके नाटक पाठ्य अधिक हैं, अभिनय कम। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने अपने परवर्ती विषय नाटकों में विषय और शिल्प दोनों दृष्टियों से अलग अलग प्रयोग किए और अंततः ध्रुव स्वामिनी नाटक के रूप में एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो पूरी तरह से अभिनय करने योग्य है, क्योंकि इसमें वे त्रुटियां नहीं थी जो उन्होंने पहले अन्य नाटकों के अभिनेता में बाधक मानी गई थी। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक नाटक लिखे अपितु कामना नामक नाट्यकृति की रचना की है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की शैली का अनुकरण करती है। एक घूंट उनकी सफल एकांकी है। ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जाए तो हिंदी की पहली एकांकी के रूप में एक घूंट को माना जाता है और करुणालय यह इनका गीति नाट्य है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में प्रसाद जी श्रेष्ठ नाटककार हैं। प्रसाद युग के अन्य उल्लेखनीय नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अष्ट, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी मध्यकालीन इतिहास की विषय वस्तु को प्रेमचंद प्रसाद जी की तरह ही मध्ययुगीन ऐतिहासिक कथा वस्तु का चयन करते हैं और भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते हैं, जिनके अंतर्गत रक्षाबंधन, शिवा साधना जो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के है, उसके उपरांत प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपाण, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवत प्रवर्तक, अमृत पुत्री, छाया, बंधन इत्यादि प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जी ने अपने नाटकों से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणयन करने या हिंदू मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था।
इनका रक्षाबंधन जो 1934 में लिखा गया नाटक है, वह महारानी कर्णावती द्वारा मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षाबंधन की राखी भेजने का इसमें उल्लेख किया गया है। और राखी भेज करके वह हुमायूं को अपना भाई बना लेते हैं, इस प्रकार का कथानक है। प्रतिशोध 1937 के नाटक में प्रसिद्ध योद्धा और बुंदेलखंड के महाराज चंपत राय और उनके पुत्र छत्रसाल के जीवन पर आधारित राष्ट्रीय भावना से मुखरित नाटक है। स्वप्न भंग नाटक में शाहजहां के पुत्र अर्थात उपनिषदों के फारसी अनुवाद जिन्होंने किए, उस दारा शिकोह के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास में अपने बलिदान की कथा को महत्व दिया है। विषपान 1945 के नाटक में राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विषपान कर लेती है। प्रेमी जी के नाटक राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं तथा रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी से ज्यादा सफल हैं। प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में एक महत्वपूर्ण अन्य नाटककार आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। उन्होंने प्रसिद्ध नाटकों सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात नाम से नाटक उनके बहुत प्रसिद्ध हैं। मिश्र जी के सन्यास समस्या प्रधान नाटकों में सन्यासी 1929 में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विदेशी शासकों के द्वारा छल कपट पूर्वक नीति, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलेट एक्ट की कथा वस्तु को अपनाया गया है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं विशेष करके नारी समस्या को अपने नाटकों में कथा वस्तु बनाया है। प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन और प्रणय जैसी अनेक समस्याएं उनके नाटकों की विषय वस्तु बनी है। मिश्र जी के नाटकों में नगरीय जीवन का निरूपण किया गया है तथा उसमें बौद्धिकता का समावेश अधिक है। सिंदूर की होली 1934 के नाटक में मिश्र जी ने विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषय चुने हैं। मिश्र जी के कुछ ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना उन्होंने की है, जो 1945 में लिखा गया गरुड़ ध्वज, 1950 में लिखा गया वत्सराज, दशाश्वमेध और सबसे महत्वपूर्ण 1953 में लिखा गया वितस्ता की लहरें, जो सिकंदर और जिसे उन्होंने अलिक सुंदर कहा गया है अलेक्जेंडर की जगह, और हमारे महाराज पुरु के युद्ध पर आधारित है। मिश्र जी ने नाट्य कला के क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रयोग किए। उनके अंक 3 नाटकों के अंक हैं तथा अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। वे यह भी मानते हैं कि उनके नाटक पाश्चात्य प्रभाव से युक्त नहीं है। यद्यपि उनके नाटकों के विषय के प्रतिपादन भारतीय ढंग का है, तथापि इन नाटकों पर के शिल्प पश्चिमी शिल्प प्रभाव से अलग नहीं है। कुछ भी हो, हिंदी नाटकों का विकास लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान है और वे हिंदी के एक सशक्त नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। सेठ गोविंद दास एक बहुत बड़े राजनेता भी थे और नाटककार भी थे। इन्होंने आदर्शवादी नाटकों की रचना में उल्लेखनीय योगदान किया है। उनके नाटकों में प्रमुख नाटक हैं प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवापद, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी आदि। इन नाटकों में सेठ जी ने अनेक समकालीन समस्याओं, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरकता आदि निरूपित किए हैं। उनके नाटक रंगमंच के अनुकूल हैं, किंतु उनमें नाटकीयता, संघर्ष एवं कार्य व्यापार की शिथिलता है। गोविंददास जी ने हर्ष, कुलिनता, शशिगुप्त, अशोक, शेरशाह, कर्तव्य, कर्ण आदि ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों का प्रणयन किया हुआ है। उनके उपरांत क्रम आता है गोविंद वल्लभ पंत का। ये भी सक्रिय राजनीति में थे और यूनाइटेड प्रोविंसेस के मुख्यमंत्री भी थे। इतना ही नहीं, वे संविधान सभा के सदस्य भी थे। उन्होंने राजनीति के साथ साथ नाटककार के रूप में भी एक प्रख्यात ख्याति अर्जित की है। अंगूर की बेटी, ये 1935 में लिखा गया उनका नाटक है, जिसमें शराब के
शराबी के दुर्गुणों को दिखाने की कोशिश की है। सिंदूर की बिंदी इस नाटक में परित्यक्ता नारी की समस्या को चित्रित करने का प्रयास किया है। उनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों में राजमुकुट और अंतपुर का छिद्र ये नाटक महत्वपूर्ण है। राजमुकुट में उन्होंने पन्नाधाई जो राणा प्रताप के पिता उदय सिंह की दाई थी, उसने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को रख करके बनवीर के द्वारा मर जाने दिया, लेकिन उदय सिंह को बचाया। इस प्रकार की ये कहानी है। और अंतपुर का छिद्र में राजा उदयन की दोनों रानियों पद्मावती और मागंधी के षड्यंत्र संघर्ष का चित्रण किया गया है और उस माध्यम से बौद्ध काल के राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार की थी यह बताने का प्रयास किया है। इसके बाद क्रम आता है उपेंद्रनाथ अश्क जी का। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान और जय पराजय जैसे नाटकों की रचना की। इनमें से जय पराजय नाटक ऐतिहासिक है, जो मंडोवर की राजकुमारी हंसाबाई और मेवाड़ के राजकुमार चंड की गाथा को प्रस्तुत करती है। उपेंद्रनाथ अश्क जी के नाटकों में नारी मनोवृत्ति का यथार्थ निरूपण करने का उन्होंने प्रयास किया है और समसामयिक समस्याओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। उनके नाटक छठा बेटा, जो 1940 में रचा गया था, एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें पुत्रों की स्वार्थपरता का हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में उन्होंने चित्रण किया हुआ है। उसके उपरांत देखा जाए तो अंजो दीदी, ये 1954 का उनका नाटक जो है, इसमें नाटककार ने अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। और इस नाटक की अंजो दीदी या अंजलि कठोर नियंत्रण लगा करके परिवार का विनाश कर देती है, हिटलर जैसा। वह टूट जाती है किंतु झुक नहीं पाती। 2 अंकों का यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। प्रसाद युगीन अन्य नाटककारों में उदय शंकर भट्ट जी का भी पर्याप्त नाम है। उन्होंने ऐतिहासिक और समस्या मूलक नाटकों का चित्रण किया हुआ है। अंबा, सागर विजय उनके पौराणिक नाटक हैं, जिनमें कथानक का स्रोत महत्वपूर्ण रीति से देखा जाए तो महाभारत और पुराण आदि हैं। इन नाटकों के माध्यम से लेखक ने प्राचीन कथानक को नए संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। भट्ट जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, उनमें गहर 1938, शक विजय और मुक्तिपथ विशेष उल्लेखनीय है। मुक्तिपथ में उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा को आधार बनाया है, जबकि शक विजय में ब्राह्मण और जैन लोगों का संघर्ष दिखाया गया है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उसी प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं, जिनमें फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बिरबल, ललित विक्रम, ये उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ समस्या प्रधान नाटक लिखे हैं, जिनमें विवाह, छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक विषमता आदि का निरूपण किया हुआ है। इनके प्रमुख नाटकों में राखी की लाज, सगुण, नीलकंठ, केवट, निस्तार आदि हैं। हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को समृद्ध करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली या आम्रपाली, कृष्णचंद्र भिक्खु ने रूपलक्ष्मी, विष्णु प्रभाकर ने समाधि, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने धर्मराज, दशरथ ओझा ने प्रियदर्शी अशोक आदि ऐतिहासिक नाटकों की इस काल में रचना की गई है। प्रसाद युग में यद्यपि समाज सुधार की प्रवृत्ति को आधार बना करके बहुत सारे सक्षम नाटकों की रचना की गई थी, जिनमें बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणाम, नारी स्वातंत्र्य, धार्मिक अंधविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का चित्रण तत्कालीन नाटकों में किया। किंतु इस काल में ऐतिहासिक नाटकों की रचना ज्यादा हुई, क्योंकि प्रसाद जी ने इसका नेतृत्व किया था और उन्होंने खुद अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की,
और उसी प्रकार बाद में आकर के हरे कृष्ण प्रेमी से लेकर के वृंदावन लाल वर्मा तक अनेक लोगों ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। प्रसाद जी ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रचना की वे विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं, परंतु प्रसाद जी ने हिंदी के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक नाटककार हैं। इस काल के नाटककारों ने राष्ट्रीय गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना जगाने का स्तुत्य प्रयास किया। प्रसाद युग के अन्य कुछ नाटककारों ने समस्या मूलक नाटकों की रचना अवश्य की है, परंतु वे विशेष ख्याति अर्जित करते हुए भी ऐतिहासिक नाटकों की बराबरी नहीं कर पाए। इस काल में समस्याओं के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति विकसित हुई और अनेक सामाजिक तथा वैयक्तिक समस्याओं का निरूपण नाटकों के माध्यम से हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद युग हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता की ओर ले जाने वाला काल सिद्ध हुआ और यह प्रौढ़ता विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली तासिका में हम प्रसादोत्तर युग के नाटकों को देखने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंदी जय नागरी। धन्यवाद।